हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं अपने तुम्हारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो गाइस, जैसे कि हम लेकर चल रहे थे आपके लिए भाई यूपी टेट स्पेशल पर्यावरण, ठीक है गाइस। और उसमें जो हम पर्यावरण में करा रहे थे, हमने कहा था कि आपको जो है ना मतलब 20 दिन में कि आपका जो इन्वायरमेंट का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद गाइस हम जो है ना 1000 पर्यावरण के प्रश्नों की क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जो कि आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है गाइस। तो इसका जो लेक्चर नंबर 5 आपकी क्लास चल रही है आज भी। इसमें क्या, मैंने आपको 4 क्लासेस कराई थी, जिसमें कि हमारे जो पर्यावरण के लिए विभिन्न संस्थाएं थी, ठीक है गाइस, उनके बारे में हम जानकारी कर रहे थे। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं भाई इस क्लास को। अब इसमें क्या कहा, जैव विविधता। जैव विविधता पर सम्मेलन सीबीटी के पक्षकार पार्टीज देशों का 10वां सम्मेलन जापान में नगोया के आइची नामक स्थान पर 18 से 29 अक्टूबर 2010 के बीच आयोजित हुआ था। ये कौन सा सम्मेलन था भाई सीबीडी के पक्षकार का? 10वां सम्मेलन था। कहाँ पर हुआ था? जापान के नगोया के आइची नामक स्थान पर 18 से 29 अक्टूबर 2010 के बीच हुआ था। क्लियर गाइज। नेक्स्ट आता है, सम्मेलन की समाप्ति पर ऐतिहासिक नगोया प्रोटोकॉल जारी किया गया, जो आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के स्वास्थ्य एवं समान बंटवारे से संबंधित था। इसके लिए एक 10 वर्षीय लघुकरण नीति बनाई गई और 2050 तक की अवधि के लिए कुछ दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए गए। 10 वर्षीय लघु रणनीति 2011 से 2020 में जैव विविधता संरक्षण के लिए 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए गए, जो कि सम्मिलित रूप से आज नीचे दिए गए हैं। ठीक है गाइस, कौन कौन से वो लक्ष्य थे 20 हम देख लेते हैं इस मीटिंग में। नंबर 1, जैव विविधता ह्रास के कारणों को मुख्य धारा में लाना और सरकार व समाज को उससे अवगत करना। यानी कि जो भी जैव विविधता में हानि हो रही है, उस कारणों को क्या कर रहा है, एक मुख्य धारा में लेकर आना, और जो इसके लिए सरकार और समाज को उसे क्या देना, उससे जानकारी देना कि आप अवगत रहें। दूसरा पॉइंट था जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना और उसके सतत उपयोग को बढ़ावा देना। यानी कि इस पर जो दबाव है उसे हम कम करें, ठीक है, और इसके जो उपयोग है उसको क्या दें, बढ़ावा दिया जाए, यानी कि और इनका विस्तार किया जाए। नंबर तीसरा क्या था, परितंत्रीय प्रजातीय और आनुवंशिक विविधता का संरक्षण कर जैव विविधता को उन्नत करना। नेक्स्ट, जैव विविधता और पारितंत्रीय सेवाओं से प्राप्त लाभों को बढ़ाना और सहभागितामूलक योजना निर्माण, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता का निर्माण द्वारा नीतियों के क्रियान्वयन को आसान बनाना। ठीक है गाइस, ये इनके लक्ष्य थे। नेक्स्ट आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष रूप में मनाने का निर्णय किया। हम बात कर रहे हैं यूएनओ की, ठीक है गाइस। तो यूएनओ ने अगर बात, आज प्रश्न पूछा जाए आपसे कि यूएनओ 2000 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया था, या किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था, तो वो किया गया था 2010 को। और किसने किया था? ये यूएनओ ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है अभी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के लिए उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2011 से 20 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक घोषित किया, जिसे इसी सम्मेलन नगोया के तहत मंजूरी दी गई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई 2016 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम था मेनस्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी, स्टेनिंग पीपल एंड देयर लाइवलीहुड। ठीक है गाइज, लाइवलीहुड। तो ये जो थी हमारी कब की, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया था, और 22 मई 2016 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की क्या थी, एक थीम थी, जो कि इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है भाई आपका जैव विविधता सम्मेलन 2012 हैदराबाद। ये क्या था गाइज, जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय संधि पर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 11वां सम्मेलन 2012 में हैदराबाद के शहर में हुआ, जो जैव विविधता पर पोषित संयुक्त राष्ट्र दशक में पहला सम्मेलन था। और यहाँ जैव विविधता सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाएगी, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं गाइस, ये इसीलिए बता रहा हूँ मैं। 2012 का मतलब क्या हो गया, अगर प्रश्न में पूछा जाए कि जैव विविधता सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ कहाँ पर मनाएगी, तो कहाँ पर मनाई गई थी, वो हैदराबाद में। या कब मनाई गई थी, वो 2012 में, Rio+5। ठीक है गाइस। 1970 में राष्ट्र महासभा ने एजेंडा 21 के 5 वर्षों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया, Rio+10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन। ये 2002 में हुआ था गाइस। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। इसे सतत विकास पर विश्व सम्मेलन का नाम भी दिया गया। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया। इसके अलावा शताब्दी विकास लक्ष्य MDG और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने का लक्ष्य इसमें रखा गया। और Rio20 क्या था दोस्तों, Rio+20 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 2012 सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन।
1992 के ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 20 वर्षों के बाद रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ही सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, ठीक है कैसे हुआ, जिसमें विश्व के नेताओं के साथ निजी क्षेत्र को, गैर सरकारी संगठनों और अन्य समूह ने भी भाग लिया। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य के तहत 17 नए लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए। 2015 के पश्चात विकास एजेंडा अंगीकृत करने के लिए न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के तौर पर 70वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और नए एजेंडे के निर्णायक दस्तावेज को औपचारिक तौर पर अंगीकृत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के इस सतत विकास शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से 150 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। ठीक है गाइस, SDG 2030 ये क्या है, इसे भी जान लेते हैं। शताब्दी विकास लक्ष्य MDG मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स का स्थान विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के इन महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य अगले 15 सालों में गरीबी और भूख को समाप्त करना और लिंग समानता सुनिश्चित करने के अलावा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है। 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस नई रूपरेखा अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा को अंगीकार किया। इसमें अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन तय किए गए हैं। ठीक है गाइस, कितने लक्ष्य हैं इसमें? 17। संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 क्या है? 17 विकास लक्ष्य, गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व में से समाप्ति, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, समावेशी एवं न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नंबर 7 है दोस्तों, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, देशों के मध्य और भीतर असमानता को कम करना। नंबर 11 दोस्तों, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों को संरक्षण में और उपयोग करना। तो गाइस ये वही पॉइंट है जो हम मनुष्य के लिए ज़रूरी होते हैं। सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाली स्थानीय पारिस्थितिकी के प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके, और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी जो पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना है। ठीक है गाइस, तो इतनी सारी ये हमारी इसमें क्या थी, 17 पॉइंट रखे गए थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चल देखते हैं अभी रेड प्लस क्या होता है। गाइस रेड प्लस की हम बात कर लेते हैं। ये ठीक है, क्या होता है रेड प्लस? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के सदस्यों द्वारा विकसित एक ऐसा तंत्र मैकेनिज्म है जो विकासशील देशों को वनों की रक्षा के लिए प्रोत्साहन देता है। ठीक है गाइस, मोटे तौर पर हम रेड प्लस को इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि विकासशील देश अपने वनों का बेहतर प्रबंधन और मानव संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो विश्व की औसत जैव विविधता की रक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी, और इसके लिए उन्हें विभिन्न विकसित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्राप्त होगी। क्लियर गाइज। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम UN रेड प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र का रेड कार्यक्रम रेड प्लस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से अंतर संबंधित नहीं है, बल्कि यह UNDP, UNEP और खाद्य व कृषि संगठन FAO का संयुक्त रूप से संचालित एक कार्यक्रम है जो विकासशील देशों को रेड प्लस से मिलने वाले सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करने की क्षमता के
विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों टेरी। टेरी क्या होता है? दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी। ठीक है गाइस, टेरी की स्थापना 1974 में हुई। यह एक गैर लाभकारी शोध संस्था है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण तथा धारणीय विकास को वास्तविकता में स्थापित करना, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, ठीक है गाइस, हम कह सकते हैं। BNHS एक गैर सरकारी स्वतंत्र भारतीय संस्था है जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1883 को मुंबई में की गई। यह संस्था 8 प्रकृतिवादियों द्वारा शुरू की गई, जिसमें 2 भारतीय डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं डॉक्टर सखाराम अर्जुन थे। हार्नबिल हाउस मुंबई के नाम से प्रसिद्ध इस संस्था का कार्य क्षेत्र भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जैव विविधता की सुरक्षा करना है। ग्रीन पीस, ठीक है, ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये क्या होता है? GCF विकासशील देशों में हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी या रोकने हेतु तथा जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य प्रभावों के प्रति सुबेद समाजों द्वारा अनुकूलता हेतु मदद करने के लिए 194 देशों की सरकारों द्वारा स्थापित किया गया था। कितने देशों ने स्थापित किया था? ऐसे 194 देशों की सरकारों द्वारा। क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड। GCF संयुक्त राष्ट्र के प्रति जवाबदेह है। यह UNFCCC के सिद्धांतों एवं प्रावधानों द्वारा निर्देशित है। यह 24 सदस्यों द्वारा शासित संचालित, जिसमें विकासशील एवं विकसित देशों से समान संख्या में सदस्य सम्मिलित हैं। क्लियर गाइज? जेनेवा प्रोटोकॉल ये क्या कहती है? भी देखो, जेनेवा प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो रासायनिक, केमिकल तथा जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाती है। इस संधि पर 17 जून 1925 को जेनेवा में हस्ताक्षर किए हुए थे। यह 1928 में लागू हुई। ठीक है गाइज, यह 1928 में लागू हुई थी। ठीक है, और यद्यपि यह संधि रासायनिक तथा जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाती है, लेकिन यह रासायनिक तथा जैविक हथियारों के उत्पादन, भंडारण तथा स्थानांतरण पर खामोश है। बाद में अन्य संधियों में इन पक्षों का समावेश किया या तथा 2 संधियां अस्तित्व में आई। जैविक हथियार संधि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972, रासायनिक हथियार संधि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1993। एक आता है नेक्स्ट दोस्तों मॉन्ट्रियल समझौता। क्या है? यह समझौता ओजोन परत के संरक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। इसके अंतर्गत ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन में क्रमबद्ध रूप से कटौती करने का प्रावधान, ताकि जीवन रक्षक ओजोन परत का संरक्षण किया जा सके। इस पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर हुए। 1 जनवरी 1989 में यह प्रभाव में आया। इस सम्मेलन के दौरान प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के निम्नलिखित प्रावधान हैं, इसे हम जान लेते हैं। क्या है? ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC रसायनों के अन्य विकल्प खोजने के लिए विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। विकसित देशों को अपने यहाँ CFC का उत्पादन तथा प्रयोग बंद करने के लिए वर्ष 2000 तक का समय दिया गया। वहीं विकासशील देशों के लिए यह सीमा 2020 निर्धारित की गई है। कहाँ तक की गई है दोस्तों? 2020 तक। नेक्स्ट आता है वियना कन्वेंशन। क्या है वियना कन्वेंशन? वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। इस पर वियना सम्मेलन 1985 में सहमति बनी थी तथा वह 1988 में प्रभावी हुआ। यह ओजोन परत के संरक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। यह ओजोन डेप्लेशन के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल को कम करने का प्रावधान करता है। हालांकि यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइस, क्या है यूनेस्को के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक
ठीक है। सांस्कृतिक संगठन वैश्विक स्तर पर शिक्षा, सूचना को बढ़ावा देने, अनुसंधान कार्य तथा सांस्कृतिक संरक्षण के लिए प्रयासरत है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। यह संगठन अन्य दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इन गतिविधियों में पर्यावरणीय गुणवत्ता, पर्यावरणीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण, मानवीय बस्तियों का विकास तथा पर्यावरण से जुड़े अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आता है भाई, इस योजना के तहत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे साधनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों को भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है भारत स्टेज 4 या BS4 मानक। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS4 अनुवर्ती वाहनों के लिए अधिसूचना जारी की। BS4 मानकों के अनुवर्ती निर्मित 4 पहिया वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा और अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचना दिनांक से ये वाहन ही सड़कों पर चलेंगे। उल्लेखनीय है कि ऐसा इन क्षेत्रों में BS4 अनुवर्ती पेट्रोलियम ईंधनों की आपूर्ति के कारण संभव हुआ। इन निर्देशों से कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन HC, कार्बन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है गाइज, NO2 और गंधक ऑक्साइड SO2 का उत्सर्जन और कम होगा, क्योंकि BS3 ईंधन की तुलना में BS4 ईंधन में यह तत्व बहुत ही कम है। नेक्स्ट आता है दोस्तों डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक में क्या कहा गया, आप इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है गाइज, वर्ष 2006 में डाइक्लोफेनाक का उपयोग मवेशियों के लिए भी प्रतिबंधित कर चुकी है। डाइफ्लोनेक एक नॉन स्टीरियोडिल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। इसका उपयोग हल्के दर्द एवं गठिया अथवा जोड़ों के दर्द के उपयोग में किया जाता है। मानव प्रयोग के अतिरिक्त यह मवेशियों के उपचार में भी काम आने वाली दवा है। यह दवा मवेशियों को हानि नहीं पहुंचाती, परंतु गिद्धों के लिए जानलेवा है। मरे हुए जानवरों को खाने पर गिद्ध इस दवा के संपर्क में आते हैं। शोधों में यह साबित हुआ कि इस दवा के संपर्क में आने पर गिद्धों की किडनी एवं लीवर निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है, गिद्धों के विलुप्त होने से भारतीय पारसी समुदाय पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वे मानव लाख के निपटान हेतु गिद्धों का प्रयोग करते थे। गिद्धों के विलुप्त होने पर वे लोग इस निपटान हेतु अन्य मार्ग विवश हो गए हैं। इसलिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु IUCN द्वारा इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में रखा है। सरकार ने इस दवा को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट आती है दोस्तों क्रिटोप्रोफेन दवा। तमिलनाडु सरकार ने अक्टूबर 2015 में गिद्धों को गंभीर खतरे से बचाने के लिए राज्य में क्रिटोप्रोफेन के पशु चिकित्सा संबंधी उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यह एक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है, NSAID है। इसका प्रयोग डाइक्लोफेनेक दवा के विकल्प के रूप में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ठीक है गाइस, इस प्रभाव भी डाइक्लोफेनेक की तरह ही हुआ। अब इसके विकल्प के रूप में मेलिक्सिगम लाया गया। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना। लखवाड़ HEP पर स्टे की मांग करने वाली याचिका पर NGT ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। देहरादून जिले में ऊपरी यमुना नदी बेसिन में स्थित गुरुत्वाकर्षण बांध प्रतिवर्ष 612.93 मिलियन इकाई बिजली का उत्पादन करेगा और पेयजल में सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए जल भी मुहैया कराएगा। इस परियोजना से उत्पादित पेयजल और सिंचाई जल से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होंगे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है वृक्षारोही मेंढक। पश्चिमी घाट में घेटिकैलस मैग्नस नामक वृक्षारोही मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी गई। क्या नाम है दोस्तों इसका? वृक्षारोही मेंढक। ये मेंढक आकार में बड़े और पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले वृक्षारोही मेंढकों में सबसे बड़े मेंढक है। इससे पहले वर्ष 1882 में जॉर्ज अल्बर्ट बोलिंगर ने पश्चिमी घाट में इस प्रजाति के मेंढक की खोज की थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका भारतीय दीर्घावधि पारिस्थितिक वेधशाला ILTO। भारत ने दिसंबर 2015 में दीर्घावधि पारिस्थितिक वेधशाला कार्यक्रम आरंभ किया। इसके माध्यम से 8 बायोम्स के स्वास्थ्य को मॉनिटर किया जाएगा। यह कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 COP के दौरान पेरिस में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का माध्यम से छात्र एवं युवा वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पहल द्वारा देश को अपना स्वयं का वैज्ञानिक डाटाबेस प्राप्त होगा, अतः इस दिशा में भारत आत्मनिर्भर प्राप्त करेगा।
नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय सौर सेल गठबंधन एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ठीक है इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को अंतरिम प्रशासनिक शाखा एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने अप्रैल 2016 में सौर ऊर्जा के विश्व भर में प्रसार हेतु एक घोषणा जारी की। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा UN मुख्यालय न्यूयॉर्क में की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है दोस्तों, इसे जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन बैठक COP 2021 के दौरान भारत एवं फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की थी। यह भारत का पहला आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 121 देश शामिल हैं तथा इसका मुख्यालय गुड़गांव भारत में स्थित है। सनशाइन राष्ट्र। ठीक है गाइस, ये क्या होता है? सभी प्रमुख देश जो या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है उन्हें सनशाइन राष्ट्रों में शामिल किया जाता है और इसमें 107 देश शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपके इनले झील। इनले झील क्या होती है? दक्षिण पूर्व एशिया के देश म्यांमार ने दिसंबर 2015 में म्यांमार के शान राज्य में देश के पहले यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इनले झील का शुभारंभ किया। ध्यातव्य है कि पूर्व वर्ष 2014 में म्यांमार में के प्यू एनेशियंट सिटी की यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। वर्तमान में नॉर्वे की सरकार से इन झीलों को आरक्षण, संरक्षण और पुनर्वास परियोजना की रूपरेखा हेतु धन प्रदान किया गया। इस झील में लुप्तप्राय सारस क्रेन भी पाए जाते हैं। स्नोफ्लेक मूंग क्या है? दिसंबर 2015 में तिरुवनंतपुरम एवं कन्याकुमारी तटों से कुछ दूर स्नोफ्लेक मूंगे की विभिन्न प्रजातियों के विकास को दर्ज किया। यह कोमल मूंगे सॉफ्ट कोरल की एक प्रजाति है। वैज्ञानिकों के अनुसार मूंगे की इस प्रजाति के इतने तेजी से बढ़ने के कारण क्षेत्र की समुद्री परिस्थितियों को खतरा उत्पन्न हो गया। स्नोफेल मूंगे को सबसे पहले वर्ष 1972 में हवाई में खोजा गया था जो पर्ल हार्बर में देखी गई। इसके बाद यह अन्य महाद्वीपों जैसे ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया व फिलीपींस में भी फैल गई। नेक्स्ट आता है इसका मूल निवास उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी है। इसकी रेंज ब्राजील से दक्षिण कैरोलिना तक फैली हुई है। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोरिंगा अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। कोरिंगा अभ्यारण्य गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है। यह पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। कोरिंगा अभ्यारण्य में मैंग्रोव की विभिन्न प्रकार की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है अथिरापल्ली पनबिजली परियोजना। यह एक दशक बाद अथिरापल्ली पनबिजली परियोजना का विशेष अनुमोदन समिति की मंजूरी मिली। केरल में चालाकुड़ी नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना की कुल प्रस्तावित क्षमता 163 मेगावाट है। ठीक है गाइज। तो गाइज नेक्स्ट आते हैं आपके जितने भी क्लास होंगी इसमें, बाकी हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो आपका टॉपिक रह गया है। ठीक है गाइज, ये देख लेते हैं हम कितना रह गया, अगर कोशिश करते हैं यहाँ पर हो जाता है तो। चलो गाइज इसे भी हम कोशिश करते हैं करने की। ठीक है, ज़्यादा नहीं रहा है, ये यहाँ तक आ गया था किक्की होना। ठीक है गाइस, क्या है? दुनिया का सबसे छोटा 0.16 मिलीमीटर बहुकोशीय जीव है किक्की होना, जबकि यह एक कोशिकीय जीव से भी छोटा है। किक्की होना को सर्वप्रथम 20 वर्ष पूर्व त्रिनादाद व टबैको में खोजा गया था। हाल ही में तमिलनाडु में भी पाया गया है। ठीक, पर्यावरण से संबंधित वर्ष की प्रमुख रिपोर्ट यहाँ पर है, एजेंसी रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। यूनेप की दोस्तों ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक। यूनेस्को आपकी डिजास्टर विदाउट बॉर्डर्स। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IA की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2015। विश्व बैंक की शार्क वेव्स मैनेजिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पॉवर्टी। और WWF की दोस्तों प्रोटेक्टिंग पीपुल थ्रू नेचर, पीले गले वाली बुलबुल। इसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर है? IUCN की लाल सूची में शामिल पीले गले वाली बुलबुल सिर्फ भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। यह अवैध शिकार के बजाय पिछले कई दशकों से हो रहे इसके निवास स्थान के विनाश की वजह से संकट में है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आता है सेंडाई समझौता। एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय समर्थन एवं सामुदायिक स्तर पर लचीलापन कायम करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए भारत को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एशिया चैंपियन करार दिया गया।
मार्च 2015 को जापान में सेंडाई शहर में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु सेंडाई समझौते को अपनाया गया। यह एक 15 वर्षीय गैर बाध्यकारी समझौता है। इसके अनुसार आपदा जोखिम को कम करने में मुख्य भूमिका राज्य की होगी, परंतु इस जिम्मेदारी के निर्वहन में अन्य हितधारकों जैसे स्थानीय सरकार एवं निजी क्षेत्र को भी भाग लेना चाहिए। यह हुगो रूपरेखा का संशोधित संस्करण है। नेक्स्ट आता है एरोसोल निगरानी और अनुसंधान प्रणाली समर। ठीक है गाइस, क्या है ये? भारतीय मौसम विभाग IMD ने एरोसोल निगरानी एवं अनुसंधान प्रणाली समर को राष्ट्र को समर्पित किया। एरोसोल क्या है होती है? यह कोलाइडी कण है जो वातावरणीय गैसों में फैला होता है। यह प्राकृतिक और मानवजनित दोनों हो सकता है। यह ठोस भी हो सकते हैं और तरल भी। ठीक है दोस्तों। ब्लैक कार्बन, यह सूक्ष्म पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 माइक्रोन का एक घटक है जो जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन से बनता है। इसकी अवशोषण क्षमता बहुत होती है, इसलिए यह ग्लोबल वार्मिंग की दर को बढ़ा देता है कि ग्लेशियरों के पिघलने में एक कारण ब्लैक कार्बन को भी माना जाता है और यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बायोफिन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध देशों के वित्त पोषण के लिए शुरू की गई एक पहल बायोफिन का उद्देश्य जैव विविधता के लिए अपेक्षित धन और वर्तमान में इसके लिए उपलब्ध धन के बीच के अंतर को आकलित कर तदनुरूप योजना बनाना है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है रैप्टर सहमति पत्र। ये क्या होता है? ये होता है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन में इस शिकारी पक्षी पर सहमति पत्र भी कहा गया। इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला भारत 54वां देश होगा। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तहत बोर्न सम्मेलन या प्रवासी पक्षियों का सम्मेलन का उद्देश्य प्रवासी प्रजातियों के पक्षियों को संरक्षण दिया जाना है। भारत 1 नवंबर 1983 से इसका सहयोगी देश है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वायु गुणवत्ता सूचकांक। वायु गुणवत्ता सूचना के प्रसार के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जारी किया गया। इसके अंदर हवा की 6 श्रेणियां हैं जो है अच्छी, संतोषजनक, थोड़ा प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। तो AQI 8 प्रदेश को PM10, PM2.4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3 अमोनिया तथा सीसा पर विचार करता है। ठीक है गाइस। तो गाइस ये तो चैप्टर नंबर 3 आपका, जो कि आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है भाई। तो यानी कि आपके जो इसमें EVS में हमारे पर्यावरण में 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, ज़्यादा सिलेबस नहीं रहा है। ठीक है। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी कि चैप्टर नंबर 4 वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है गाइस। अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और यार ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए भाई इस वीडियो को, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है गाइस। तो बाकी भाई हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।